नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में उनकी जमानत पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। बीते गुरुवार यानी 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में नियमित जमानत दी थी, लेकिन इसके बाद ईडी ने 21 जून को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। अब जमानत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आपको बता दें, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जून को सुनवाई होगी। हालांकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित था, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख केजरीवाल ने किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामला हाई कोर्ट में लंबित है, लिहाजा इस पर कोई आदेश देना उचित नहीं होगा। आपको हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। आज सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी थी कि आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, क्या फैसला जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का होता है। और अल्टीमेटली जब जिरह पूरी हुई तो हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो सुनाया वो ये कि जमानत पर रोक बरकरार रहेगी। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो सुनवाते हैं। The High Court has appreciated our arguments and has stayed in order of bail in favor of Mr. Kejriwal. So what is the observation made by the High Court bench, sir, on your application? There are several observations made, one regarding Section 45, Section 45, 45 having not been considered properly, and other is that the papers which were submitted have not been perused by the court. That's it, please. Said the trial court did not appreciate the material placed on record by the ED. Yes. You were present when the order was read. Hello. तो आपने सुना इस मामले पर क्या कहना था एएसजी एसवी राजू का। अब इस पूरे मामले से जुड़े कई सवाल भी हवा में तैर रहे हैं। सवाल आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो इस मामले से जुड़े हैं, जो इस समय अहम हो जाते हैं। केजरीवाल के सामने अब कितने कानूनी विकल्प हैं? सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही है, क्या अब केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में यह सवाल लगातार सामने आता रहा है। केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। दिल्ली सरकार बिन मुख्यमंत्री कैसे चल पाएगी? क्या केजरीवाल की राजनीतिक चुनौती बड़ी होती जा रही है? इस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद और इस मामले में उन पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद क्या शराब घोटाले का आरोप आप सरकार पर भारी पड़ रहा है? तो तमाम सवालों की पड़ताल होगी, हर पहलू पर बातचीत होगी। दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दो संवाददाताओं का हम रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद के पास सबसे पहले मैं जाऊंगा। शरद, आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, क्या ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट का रहा? देखिए, हाईकोर्ट ने अपना आधार बताया है कि किस आधार पर वो जो ईडी की याचिका है उसको स्वीकार कर रहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि एक तो ईडी को उसकी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। दूसरा, जो जज हैं न्याय बिंदु, उन्होंने अपने आदेश में ये लिखा था कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर इनको कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि जज ने जो है इन डॉक्यूमेंट्स पर अपना ध्यान नहीं लगाया है, दिमाग नहीं लगाया है। जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उनको ठीक से एनालाइज नहीं किया गया है। और एक बहुत बड़ी बात जो इसमें कही है वो ये है कि ईडी जो पीएमएलए का केस होता है वो सेक्शन 45 के अंदर उसमें किसी आरोपी को जमानत मिलती है। तो ये जो सेक्शन 45 की जो ट्विन कंडीशन होती है, जिसमें कहा गया है कि किसी आरोपी को जमानत तब दी जा सकती है जब जज सेटिस्फाई हो कि प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, अपराध नहीं किया है आरोपी ने, और दूसरा जमानत होने पर भी अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।
तो उसको जो है इसमें ठीक से कंसीडर नहीं किया गया है। ये भी कहा गया है कि जब हाई कोर्ट ये मान रही है कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था, तो फिर इस तरह की टिप्पणी क्यों की गई है कि जो ईडी की कार्रवाई है वो एक पक्षपाती पूर्ण कार्रवाई की गई है। तो ये सब आधार बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का आदेश था उस पर रोक जारी रखी है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल बाहर नहीं आएंगे और कल अब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल आपके पास आशीष का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगा। आशीष, जो टिप्पणियां हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को लेकर की हैं, वो क्या संदेश देती हैं? जी देखिए, ईडी ने यही सवाल उठाए थे कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने। वो तुरंत पहुंची थी रिहाई से पहले और उन्होंने यही सवाल उठाए थे कि 45 जो सेक्शन है उसमें ट्विन कंडीशन का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पीएमएलए किसी दूसरे क्रिमिनल एक्ट से अलग हो जाता है, किसी दूसरे अपराध से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं कि दोहरी संतुष्टि। तो यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जब अरविंद केजरीवाल की याचिका थी उस पर ईडी से पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एसवी राजू से पूछा था कि क्या ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते वक्त जो सेटिस्फेक्शन है सेक्शन 45 की, क्या उसको रिकॉर्ड किया था। तो ईडी ने मना किया था कि इस पर वो गए नहीं, क्योंकि वो इसे सिर्फ हाई प्रोफाइल मानते रहे। तो कहीं ना कहीं कल का दिन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कानून हम देखते हैं कि एक कोर्ट ने बेल दी है। आप बिल्कुल हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले से सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, तो लिहाजा उनको वक्त नहीं लगेगा इसे चुनौती देने में, क्योंकि वो ऑलरेडी चुनौती हाई कोर्ट में दे चुके हैं। और क्योंकि ये फैसला भी अब आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले को भी रिकॉर्ड पर रखा जाए, तो कल ज़रूर इन सारी चीज़ों पर बात होगी। लेकिन 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जिनके वास्तव में वो एक ऐसे संदेह पैदा करते हैं, जैसे सेक्शन 45 है, जज का ये आदेश में लिखना कि हज़ारों थाउजेंड ऑफ पेजेस हैं, उन पर सब में रिकॉर्ड में नहीं जाया जा सकता। ये तमाम चीज़ें हैं जो ईडी ने उठाई थी, 45 की बात उठाई थी, और सबसे बड़ी बात थी मेलाफाइड को लेकर उठाई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ईडी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से, ऐसा लगता है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन ईडी का ये कहना था कि खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सही ठहराया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया है। जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई नहीं हुई, ईडी की गिरफ्तारी बिल्कुल सही थी, कानून सम्मत थी, तो निचली अदालत कैसे हाई कोर्ट के फैसले को के खिलाफ ये बयान दे सकती है, तो ये आदेश दे सकती है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें रहीं जिन पर अब फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत में कल इस पर सुनवाई होगी। और निश्चित तौर पर ये मामले ऐसे हैं जो सबसे बड़ी अदालत से जहां कल इस मामले की सुनवाई होनी है। फिलहाल कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जरूर उन्हें जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई पहले और अपने आज के आदेश में रोक को बरकरार रखा और कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे आशीष का जो हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। हमने आप नेता प्रियंका कक्कड़ से भी इस बारे में बातचीत की है, आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली की निचली अदालत से नियमित जमानत मिलने के बावजूद अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर लगी रोक जारी रखने का फैसला किया है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हैं। प्रियंका जी, बहुत उम्मीद थी आपको, बड़ी मुश्किल से जमानत का समय आया था, जमानत मिली भी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि ये जो रोक है, जो इंटरिम थी, अभी वो फिलहाल के लिए आगे भी जारी रहेगी। देखिए, जब ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, एक्सेप्ट अ फ्यू इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपने ऑर्डर में मेंशन भी किया। और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने ये बहुत क्लियर फाइंडिंग दी थी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को लिंक करता हो, और ये भी डायरेक्ट फाइंडिंग दी थी कि नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और कहीं कोई चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। आज हम असहमत हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से, बट हाई कोर्ट ने भी बिना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को देखे उस पर स्टे लगा दिया था, उनके आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था उस टाइम। तो
शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अपनी बात रखनी पड़ी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बिना ऑर्डर को देखे स्टे लगा दिया था। हम इस फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जो भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे उसी तरह चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? हमारी लीगल टीम अभी एडवाइस करेगी हमें। हम लोग दे आर लुकिंग इनटू द मैटर। अभी पूरा ऑर्डर देखेंगे और उसके बाद जैसा वो एडवाइस करेंगे वील डू अकॉर्डिंगली। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। तमाम जो सियासी पहलू हैं उन पर हम उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपका ही रुख करूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इस पूरे मसले पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं, लेकिन काफी दिलचस्प मोड़ अश्विनी जी इस मामले में आए हैं। निचली अदालत से जमानत मिल जाती है, हाईकोर्ट उस पर रोक लगा देता है। वहीं अगर हम पहले की बात करें, थोड़ा पीछे जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे देता है चुनाव के लिए, फिर से केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ता है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं जहां कल इस मसले की सुनवाई होनी है। कानूनी तौर पर देखें तो यहां पर तमाम निचली अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक जो दलीलें हुई हैं अब तक, किसका कानूनी पलड़ा यहां पर अब भारी देखते हैं? देखिए, कानूनी पलड़ा तो डिपेंड करेगा वो जज के विजडम पर, और जज के विजडम के साथ जो पीएमएलए की ट्विन कंडीशंस हैं। क्यों ट्विन कंडीशंस की बार बार हम जो दोहरी शर्तें हैं उनकी बात क्यों, जैसे अभी आशीष भार्गव जी ने कहा, क्योंकि पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं वो कॉग्निजेबल हैं और नॉन वेलेबल है। जो धारा 45 है जो पीएमएलए की कहती है कि पहला कंडीशन ये होगा कि उसी एक्यूज को, यानी श्री अरविंद केजरीवाल जी को ही प्रूव करना पड़ेगा प्रथम दृष्टया कि वो इनोसेंट है इस मामले में, और दूसरा उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा जज को कि बाहर आने के बाद वो कोई ऑफेंस नहीं कमिट करेंगे। अब ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं एक बात फिर बता रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन में भी कंप्लीट चार्जशीट नहीं फाइल होती। तीसरा है कि इसी में पीएमएलए नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर से अलग क्यों है, क्योंकि इसी में कहते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा जब बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी, और उसके बाद जो है जो जज है वो अपना जज ट्विन टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी जो बर्डन है प्रूफ करने का वो पूरी तरह से जो जेल्ड एक्यूज्ड है उसी की तरफ रहेगा। अब यहां पर देखिए, सेशंस अब अपील में जाने का निश्चित तौर पर सबका संवैधानिक राइट है। अरविंद केजरीवाल जी को भी राइट है कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाए इस ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि वो पहले किस ऑर्डर के खिलाफ गए थे कि स्टे कर दिया था जो है बिना किसी ऑर्डर के हाईकोर्ट ने। तो अब इन प्रिंसिपल अगर देखें तो उनकी वो पिटीशन इनफ्रैक्चुअस भी हो चुकी है, तो उन्हें इस ऑर्डर को, आज का जो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है उनको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। एक और उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, आर्बिट्री है, और जो रिमांड ऑर्डर है वो भी गलत है। वो मैटर भी अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लेकिन अब जब ट्रायल कोर्ट की हम बात करें, देखिए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बड़े बल्कि डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों पार्टीज ने फाइल किया, और बल्कि डॉक्यूमेंट्स होने के बाद कहा अभी इतना समय नहीं है किसी के पास कि पेक्युलर केस के सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी जाएं और उन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं उनको पढ़ें। उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने देखिए क्या कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक सेइंग कही कि बेटर दैट 100 गिल्टी पर्सन शुड एस्केप दैट इनोसेंट पर्सन शुड सफर, और इसके एक ब्यूटीफुल फ्रेज उसमें वो भी लिखा लॉर्ड चीफ जस्टिस एवर्ड का कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। लेकिन हाई कोर्ट ने उन सारी बातों को ये कह के जो है ओवरराइड कर दिया कि जो ट्विन कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, इंतरिम बेल दे चुका है एक बार, वो उस पर डिपेंड करेगा। मगर पीएमएलए की जो कंडीशंस है अगर हम देखें, वो पीएमएलए की कंडीशंस बड़ी डिफरेंट है नॉर्मल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से। तो कितना इसमें आता हूं आपके पास अश्विनी जी, मैं सीधे अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि एक लड़ाई कानूनी तौर पर इस मामले में लड़ी जा रही है और पहले भी लड़ी गई, और एक लड़ाई सियासी मोर्चे पर लड़ी जा रही है। अमिताभ जी, हमने देखा चुनाव से पहले इस गिरफ्तारी ने विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने में चुंबक का काम किया था। क्या उस चुंबक में वो आकर्षण की शक्ति अभी भी बची है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है वो जरूर आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका है, क्योंकि अगर आप पहले ध्यान दें, जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे और जब इंटरिम बेल उन्हें मिली थी, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि रेगुलर बेल के लिए आपको सेशंस कोर्ट जाना पड़ेगा। तो रेगुलर बेल उन्हें वहां से मिली, जिसे हाईकोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है। अब अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जरूर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन जो एक सहानुभूति फैक्टर की उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के
रिहाई के बाद इंटरिम बेल के दौरान वो सहानुभूति फैक्टर काम नहीं किया दिल्ली में। भाजपा बहुत सारे राज्यों में अपनी सीटें हारी, लेकिन दिल्ली में वो 7 सीटें जीत करके वापस आए, उसमें से एक भी सीट वो हारी नहीं। अलायंस के दौरान ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी खटपट भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नजर आई, जब केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी शादी नहीं हुई है उनसे, जब उनसे पूछा गया कि पंजाब में आप अलग लड़ रहे हैं और वहां पर इकट्ठा लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी मजबूत कैसे हुई है अभी तक? आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने से मजबूत हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी कब मजबूत हुई है इस बार के लोकसभा चुनाव में, जहां पर लगभग जुगनी सीटें हैं उनकी, तो ऑटोमेटिकली इस रिश्ते में दरार आ जाएगी। बिकॉज आम आदमी पार्टी नीड्स अ वीकेंड कांग्रेस एंड वाइस वर्सा। कांग्रेस नीड्स अ वीकेंड आम आदमी पार्टी। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही स्टार कैंपेनर है। चलिए 2-3 महीने की बात तो निकल गई, अगले साल फरवरी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक वाटर अमिताभ जी, हमने देखा इस मामले में आप एक ही मंच पर कांग्रेस के नेता नजर आए, एक ही मंच पर केजरीवाल नजर आए। केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले उनकी पत्नी उस मंच पर थी। रैलियों में खूब हाथ पकड़ के एक दूसरे का बुलंद इरादे दिखाए गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पानी का मसला है तो कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ। और क्या अब जानने की यहां पर जो सवाल है वो ये है कि क्या अब ये लड़ाई एक साथ लड़ने वाले धरातल पर नजर आती है आपको, या फिर ये लड़ाई केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी को खुद अकेले ही अब आगे लीड करनी होगी? नहीं, लार्जली अब ये केजरीवाल और उनकी पार्टी को अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि पानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो आमने सामने खड़ी हो गई है दिल्ली में। स्टेट यूनिट कभी भी दिल्ली की जो है वो इस अलायंस के लिए उतना उत्साहित नहीं थी, और क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है तो कहीं ना कहीं उसे ये ऐसा लग सकता है कि आम आदमी पार्टी अगर कमजोर होती है आगे जाकर के तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर रिवाइव करना है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी जब कमजोर होगी तभी रिवाइव कर पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी का सारा वोट खींच लिया है। इसलिए भी ये बहुत जो अगले 6-8 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो डायनामिक्स है वो कैसे प्ले आउट करती है। और बिना केजरीवाल के, यानी अगर केजरीवाल अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पे जरूर केस रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल को रिहाई मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टी कैसे सॉर्ट ऑफ तितर बितर है दिल्ली में उनके लीडरशिप के बिना। वाटर क्राइसिस है, अनशन में गई आतिशी, फिर हेल्थ क्राइसिस की वजह से उन्हें वापस लेना पड़ा। तो ये सारी बातें हैं। तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं केजरीवाल की रिहाई जो है वो अगले चुनाव से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी। जी, मैं सीधे आशीष जी का यहाँ पर, अश्विनी जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अश्विनी जी, एक सवाल केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार खड़ा हुआ है और ये सवाल लगातार बड़ा हो रहा है इस मामले के हर गुजरते दिन के साथ, वो ये उनके इस्तीफे का सवाल। अब ये जो सिचुएशन, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये सवाल खड़ा होता है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी कानूनी बाध्यता उन पर नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में भी एक संपूर्ण व्याख्या की जरूरत आन पड़ी है? अब व्याख्या की जरूरत निश्चित है। कानूनी बाध्यता का होना और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करना, कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या संविधान आपको जेल से मुख्यमंत्री पद इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं कर सकता है, करता है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, कुछ लीगल ड्यूटीज हैं। वो लीगल ड्यूटीज कि आपको बाहर रहना है, जनता से लगातार संपर्क में रहना है, अधिकारियों से जनता लगातार संपर्क में रहना है, प्रदेश के हित के लिए आपको कैबिनेट की मीटिंग्स करनी है, आपको तमाम मुद्दों पर डिस्कशन करना है जो वहां रहते हुए नहीं। तो ये अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें तो उसके कॉन्ट्ररी है। कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ डायरेक्ट नहीं कहता, एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। लेकिन चुनाव में जीतना किसी पार्टी का सिर्फ इसलिए जीता जाता है क्योंकि वो जनता के हितों काम से। तो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट करना कि आप दोषी हैं तब भी आप रिजाइन नहीं करेगा। अब एक जनरल सी डिस्कशन, एक पटवारी या एक मास्टर टीचर किसी केस में 24 घंटे से ज्यादा समय से जेल में अगर जाते हैं तो वो अपने पद से, वो भी लोक सेवक होते हैं, तो वो अपने पद से वो जो है उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है।
यहाँ इस केस में आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री जो पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी कैबिनेट का हेड है वो जेल में जाता है तो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। तो मैं समझता हूं सिर्फ संविधान नहीं है, बाध्यता नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है और इसलिए व्याख्या की जरूरत है। और व्याख्या की जरूरत सिर्फ यही नहीं है, व्याख्या की जरूरत आपको वहां एक अपराधी जेल के अंदर से चुनाव लड़के जीत रहा है और अगर यूएपीए जैसे अपराधों में अगर टेरर फंडिंग में बंद है तो उसको भी अदालत से नहीं मिलना चाहिए वो आकर के संसद की बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। व्याख्या की जरूरत है इस पहलू की और निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जहां कल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। सवाल ये, क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पर ये पूरा मामला है, वहां से राहत मिलती है नहीं मिलती देखने वाली बात होगी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। और अब वो खबर जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, और ये खबर है यूपी के आगरा से। आगरा में दो सगे भाइयों संजय और प्रमोद की खुदकुशी का मामला सामने आया है। संजय नाम के शख्स पर नाबालिग अल्पसंख्यक लड़की को अगवा करने का आरोप था। लड़की हाथरस की रहने वाली थी। हाथरस पुलिस ने संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की और छोड़ दिया। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने चोरी के फर्जी मुकदमे के आधार पर संजय को गिरफ्तार किया, वो उसे ले गई और पैसों की मांग करने लगी। संजय ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। संजय के भाई प्रमोद ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इससे मायूस होकर सोमवार को प्रमोद ने भी अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। प्रमोद होमगार्ड था। इस मामले में अब जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपके भाइयों को क्यों बुला रहे थे ये? यूँ वो ही बात है ना, पैसा दो ना। मेरे उस संजय भाई को भी टॉर्चर किया जा रहा था, पैसा दो। अब कहाँ से पैसा दें? आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो आदमी के पास, जिसके पास मकान की मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, दो छोटे बच्चे हैं उसके, और जो उसकी वाइफ भी नहीं है, तो कैसे वो मजदूरी करके कैसे खाता होगा? आप जानते हो इस चीज़ को। तो इसलिए उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर के बाद वो तंग होके अब नौ दल्लो किसी से बात भी नहीं करता था यहाँ मोहल्ले में, तो चिप चिप के बाजरे में दुबकता रहता था। जो कहते मुझे पुलिस पकड़ लेगी, रिमांड ले लेगी, मेरे को मार देगी पुलिस, इतना वो भयभीत होके उन्होंने आत्महत्या की। इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, क्या किया जाए? सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप, बताइए? सरकार से क्या मांग करेंगे? अब सरकार से मांग का हमारी पूरी कर दे, अब मांगे तो हमारे बच्चों का इंतजाम कर दे, बस इतना ही मांग है हमारी, और कुछ ना मांग ले। बताइए क्या हुआ? माटोरे गई, मैं थाने में गई, मेरा भैया बीमार था, उसने दवाई भी मंगाई मेरे के, मैं खाना खिलावे गई तो उसने जो कही दवा खिला दो, बहन मेरे लिए दवाई ले, मैं दवाई लेके गई, दरोगा ने दवाई नहीं खवा बंदई में वीरन है, और फिर जो गई तब छूटे आओ का हो, तो मैं जो कही भैया तो कहा गई है, तो जो कह तो दरोगा तू ढूंढ के लड़की ने तू ढूंढ के लावेगा, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? और AC की गाड़ी मांग रहे हो कि इतनी गर्मी पड़ रही है, और 5 आदमी को खाना स्टैंडर्ड चाहिए हमें, और जी मैं कहाँ थे तनो पैसा लाऊंगो, जाने 4 दिन मिली के जाने 15 दिन मिली, मैं कहाँ ढूंढूंगो जिन्हें, और दरोगा जी मेरे संग ना जा रहे, AC की गाड़ी मांग रहे। मैं भैया माँ दिल्ली पहुँचो, दिल्ली से माने फ़ोन करो दरोगा जी पे के तुम दरोगा जी यहाँ आ जाओ, मेरी सारी है यहाँ टोरी, उसे पकड़ लो, मुँह तो कोई मिला नहीं है। तो बाने दरोगा ने जो कह दी कि तुम पकड़ के लाओ, मैं नहीं आऊँगा, तुम पकड़ के लाओ। भैया मैं कहाँ से पकड़ के लाओ? तो बाई एक पई सास मिल गई, बस बाई ये उठा लाओ। बा ने कही कि तुम सास हो कि हम उसका क्या करेंगे? अब मैं वीर कहाँ से ढूंढ के लाओ? तो 4 दिन बानी जो कही 4 दिन 3 दिन आके काज के 4 दिन आके काज वो छोड़ो कि न मिले कोई तो हम दोबारा तो पकड़ लांगे। तू जहाँ कहीं रिश्तेदारी में काऊ के यहाँ छिपेगो तहीं तेरे रिश्तेदार ने उठाएंगे और तो को उठाएंगे।
सबकी वो जा भयभीत है कि वो 4 दिन बाजरा में डरो रहो, 4 दिन आते माने रोटी पानी कछु नहीं खाई, माने आत्महत्या कर ली भाई साहब। आगरा के रूपधनु गांव का ये बाहरी इलाका है जहां पर 22 जून को सबसे पहले संजय ने सामने जो बेर का पेड़ खड़ा हुआ है इसी पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। वो पुलिस के उत्पीड़न से लगातार परेशान था और इतना परेशान हुआ कि उसने पेड़ से लटककर खुद को फांसी लगा ली। यहाँ सामने आपको ये संजय की जो राख है यहीं पर उसका अंतिम संस्कार हुआ है, तो उसके जो शव की राख है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और इससे कुछ ही दूरी पर महज 2 दिन बाद उसके भाई प्रमोद ने आत्महत्या कर ली। प्रमोद अपने भाई की मौत से परेशान था और जिस तरह से पुलिस लगातार उससे पैसे मांग रही थी, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दे रही थी, उससे परेशान था। और यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर ये सामने जो आम का पेड़ है, इसी पेड़ पर प्रमोद ने फांसी लगा ली और उसने भी आत्महत्या कर ली। इस तरह से दोनों भाइयों की मौत हो गई। यहाँ पर कुछ गांव वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फूल सिंह चौहान नाम है मेरा। सुसाइड कैसे किया? सुसाइड इसलिए किया, वहाँ का प्रशासन पर दबाव बना रहा था। नहीं तो यहाँ कैसे आया, कैसे क्या हुआ था? यहाँ पर ऐसा था कि ये जब इनके भाई ने जब फांसी लगा ली थी ना, तो इन्होंने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं भी मर जाऊंगा। ये एसपी के सामने बोले थे, न्याय नहीं मिला उन्हें। न्याय नहीं मिला तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ना तो कोई थाने की तरफ से और प्रशासन जिले की तरफ से कोई भी एसपी साहब कोई भी हो तो ये कह देते कि चलो ठीक है जांच चल रही है। जांच चल रही थी, ये व्यक्ति वगैरह मतलब चाचा जी वगैरह थे बिन्नी बड़ा परेशान थे कि जांच चल रही है, मेरे को पता नहीं कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इनका बाद नहीं मुकदमा हो जाता, जैसे रात में कल मुकदमा हुआ है इनके ऊपर, तो आज हो सकता कि ये नौबत ना आती मैं। और दूसरे नंबर पर अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं कह रहा हूँ इनके बाबा चाचा कल वो फौजी हैं, कौन है उनके चाचा जी वगैरह, कल वो ही ये दिशा में थे। ये परिवार मतलब डैमेज, मतलब एक तरह से ये स्थिति है इस परिवार की कि बहुत हालत गंभीर है इस परिवार की। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो बात है सत्ता के ऊपर बात पहुँचनी चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो पेड़ है, इस पेड़ से लटककर प्रमोद ने सुसाइड कर लिया और इस पूरे घटना से जो पूरा गांव है वो सदमे में है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने परेशान किया, समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते प्रमोद ने भी आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से ये एक अपने आप में बड़ा मामला है और इसको लेकर हाथरस के जो एडिशनल एसपी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आगरा के रूपधनु गांव से कैमरामैन एसपी द्विवेदी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल क्या है ये जान लीजिए। सवाल है, क्या T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत अफगानिस्तान की टक्कर होगी? आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया है। इन सबके बीच सवाल यही है, क्या भारत और अफगानिस्तान की फाइनल में टक्कर होगी? तो देर किस बात की है? जो टीवी स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है उसे स्कैन कीजिए और हमें अपना जवाब भेज दीजिए। और अब खबर अयोध्या से। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने का आरोप मंदिर के मुख्य पुजारी ने लगाया है। मंदिर के मुख्य पुजारी के बयान के बाद मंदिर निर्माण समिति ने दावा किया है कि ये कोई डिजाइन की खामी नहीं बल्कि मंदिर में निर्माण कार्यों की वजह से हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रथम वर्षा के दिन और प्रथम बार जो है यह छत चूने लगा, ये आश्चर्य की बात है। अयोध्या में रामलला के मंदिर के मुख्य पुजारी ने मंदिर के छत से पानी टपकने का एक गंभीर आरोप लगाया है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज ने कहा है कि अयोध्या में पहली बरसात में मंदिर की छत से गर्भगृह में रिसकर पानी आ रहा है और वो पानी जमा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। ऐसे में जल्द से जल्द मंदिर समिति को
पानी निकासी की भी व्यवस्था देखनी चाहिए और साथ ही पानी जो रिस रहा है उसको रोकने के भी उपाय किए जाने चाहिए। सत्येंद्र दास जी ने क्या कहा, पहले उन्हें सुनिए। प्रथम वर्षा के दिन और प्रथम बार जो है यह छत चूने लगा, ये आश्चर्य की बात है। इतना पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने इंजीनियर हैं और उसके बाद भी बना भी छत, और छत बनने के बाद भी उसमें जो यह टपक रहा है, पानी नीचे जा रहा है, और यही आश्चर्य बात है। वहाँ इंजीनियर हैं, बैठे हैं, और जो गर्भगृह बना तो कम से कम देखना चाहिए था कि अयोध्या में बहुत से मंदिर हैं, मंदिरों के गर्भगृह कैसे बने हैं, उनके जल का निकास कैसी है, ये कुछ ध्यान में नहीं दिया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज के इन आरोपों पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पानी टपकना कोई डिज़ाइन की खामी नहीं है, चूँकि पहले मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ तकनीकी कारणों से मंदिर की छत को पूरी तरीके से ढका नहीं गया है और जो पानी निकासी की व्यवस्था है उसको भी रोकी गई है। इसलिए ये एक निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी डिज़ाइन का दोष नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा कर के पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया, लेकिन हम आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है और हर सावधानी बरती जाएगी और उच्चतम स्तर का जो निर्माण कार्य होगा वह किया जाएगा। वर्षा से रक्षा करने के लिए पानी नीचे न जाए, उसके लिए वाटर प्रूफिंग का काम सभी सरफेसेस पर चल रहा है। वर्षा आने से पूर्व ये प्रयत्न होगा कि वाटर प्रूफिंग अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को और किसी प्रकार के किसी लोगों का मंदिर के अंदर कष्ट न हो। फिलहाल मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक हुई और इस बैठक में बताया ये गया कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम 95% पूरा हो चुका है और पहले तल पर काम लगातार चल रहा है। पहले तल पर वाटर प्रूफिंग का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है और बरसात शुरू होने से पहले ये जो 20% काम है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि दिसंबर तक मंदिर का 90% काम पूरा हो जाएगा और जो आखिर का 10% है वो जनवरी महीने में यानी कि जनवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। ऐसे में मंदिर से पानी टपकने की जो आरोप है वो आरोप पूरी तरीके से इसलिए खारिज कर दिया जाता है क्योंकि चूंकि मंदिर निर्माण का काम अभी चल रहा है और मंदिर निर्माण जब होगा तो कहीं कहीं पानी टपक सकता है, ये मंदिर निर्माण समिति का दावा है। अयोध्या से अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राम मंदिर में अब भी निर्माण कार्य हो रहे हैं। मंदिर का संपूर्ण भव्य स्वरूप सामने आना बाकी है। अब हम आपको मंदिर से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं जिनसे राम मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बताएं कि मंदिर निर्माण की जो अनुमानित लागत है वो 1800 करोड़ रुपए है। 3 मंजिला है ये मंदिर। पूर्व से पश्चिम मंदिर परिसर की जो लंबाई है वो 380 फीट है। मंदिर परिसर 250 फीट चौड़ा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। मंदिर में 392 खंभे और 44 द्वार हैं। अयोध्या में प्री मानसून की बरसात में कई सड़कों के धंसने और रेलवे स्टेशन की दीवार गिरने की खबर भी आई। बीते दिनों देर रात शुरू हुई बारिश के वजह से अयोध्या में नवनिर्मित सड़कों के धंसने का मुद्दा चर्चा में है। इस पहली प्री मानसून की बरसात से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिर गई और कई मंदिरों में पानी घुस गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन की चारदीवारी
पहली ही बारिश में गिर गई। स्टेशन की नई बनी इमारत का उद्घाटन पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पुराने शहर फैजाबाद से अयोध्या धाम को जाने वाला रामपथ भी कई जगह धंस गया। कई मंदिरों और घरों में पानी भरा है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि प्रभु श्री राम के नाम पर राम पथ बना हो और उसमें इतना भ्रष्टाचार कि बरसात भी हुई नहीं, बरसात की केवल शुरुआत हुई है, जगह जगह सड़क बैठ गई है। क्या डिनोट करता है? बारिश से नुकसान की कुछ तस्वीरें नए बने राम पथ से भी आईं, जहां बारिश की वजह से 4 जगहों पर गड्ढे बन गए थे। ये रामपथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बनाया गया था। ये सड़क अयोध्या में रामलला के मंदिर तक जाती है। नया में सब ऐसे होता है, बनाए जाने की पहले से होता है कि हाँ भाई बन गया, अब पर चालू हो गए यात्री और गाड़ियाँ चलने लगी, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जो कमजोरियाँ हुई वो का है रहा, वो बरसात में फिर दिखाई दे रहा है। अब उसका सब अपना ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन चाहे सड़क हो, चाहे चौड़ीकरण हो, चाहे मंदिर हो, सब में कमजोरी दिखाई दे रही है। इस बदहाली को लेकर अयोध्या प्रशासन ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन फिलहाल गड्ढों को भरने का काम तेजी से चल रहा है। एक बड़े अधिकारी का कहना है कि नई बनी सड़कों पर पहली बारिश में आमतौर पर गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी पाट कर सड़क बनती है उस मिट्टी का कुछ हिस्सा बारिश में नीचे से बहता है और सड़क को नुकसान होता है। बाद में मिट्टी ठोस हो जाती है और फिर इस तरह के हालात नहीं आते हैं। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे। क्या सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिलेगी राहत? और अब खबर खेल के मैदान से। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया है, इतिहास रच दिया है। ये टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इस जीत के बाद अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। सुपर 8 में पहले शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया और अब बांग्लादेश को हराकर अफगानी शेर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। जीत के जश्न में जैसे पूरा अफगानिस्तान ही सड़कों पर निकल आया। अफगानिस्तान से जश्न की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अद्भुत हैं। मैच देखने के लिए और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अफगानी लोग सार्वजनिक जगहों पर जमा हो अपनी टीम के लिए लगातार दुआएं मांग रहे थे। सुपर 8 में बांग्लादेश से मैच भी हर गेंद के साथ रोमांच बढ़ाता जा रहा था। किंग्सटाउन में मैच चल रहा था और काबुल में धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की और 5 विकेट खोकर सिर्फ 115 रन बनाए। मैच में बारिश भी बार बार रुकावट डालती रही। बांग्लादेश को 19 ओवर में 113 रन बनाने थे। बांग्लादेश की टीम 17.5 ओवर में 105 रन पर ऑल आउट हो गई। सेमीफाइनल में अब अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होना है। जिस देश में युद्ध और तालिबान ने सिर्फ बर्बादी की कहानी लिखी हो, जहां स्टेडियम कत्लेआम के लिए इस्तेमाल होते रहे हों, वहां अफगानिस्तान के जाबाज खिलाड़ियों ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। खास बात यह है कि वतन से दूर रहते हुए उन्होंने भारत को अपनी प्रैक्टिस का घर बनाया है। जो टीम अपने घर में खेल तक नहीं पाती, वो T20 वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे सवाल इंडिया का। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।